हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में मौर्य वंश के सिलेबस को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मौर्यों की उत्पत्ति। पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा जाता था। ये पॉइंट नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट कर लें। एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना चाहिए हमें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम एक बार में सरस्वती निगाह से इसको देख लेंगे तो फिर वो करेक्ट मतलब कि सही बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या है। पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है। विष्णु पुराण में भाष्यकार श्रीधर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त नंदराज की पत्नी मुर्रा से उत्पन्न हुआ था। मुर्रा से उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाए। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कुल निम्न कुल का कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का कहा गया। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र द्वारा लिखित वृहत कथा मंजरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइटर्स नाम किसके द्वारा लिखी गई है ये सब आ जाता है। चंद्रगुप्त को निम्न कुल का कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जैन ग्रंथों में मौर्यों को ना तो उच्च कुल का और ना ही निम्न कुल का माना गया। अगला है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार मौर्य पिप्पलीवन के शासक थे। अगला हमारा है, काशी के राजा विडुम्ब ने कौशल में जन संहार किया, तब मौर्य भागकर हिमालय क्षेत्र में पिप्पलीवन की ओर आ गए। चूँकि ये लोग मोरों को पालते थे इसलिए मौर्य कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि यह मोरों को पालते थे। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम गुरन वेडेल नामक विद्वान ने यह मत प्रस्तुत किया कि मौर्यों का वंशीय चिन्ह मोर था। इसकी पुष्टि के लिए लौरियानंदगढ़ बिहार से मिले स्तंभलेख से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। लौरियानंदगढ़ ये कहाँ है? स्तंभलेख है तो यह बिहार में है। अगला, यूनानी साहित्यकारों ने मौर्यों को निम्न कुल का कहा है। अगला पॉइंट है, यूनानी साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त को, ये इंपॉर्टेंट है, सेंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स का संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स चंद्रगुप्त को स्थापित किया जाता है। अगला हमारा है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगस्थनीज की इंडिका में किसका वर्णन किया है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में उसमें है। सोमदेव का कथा सरित सागर भी इम्पोर्टेंट है। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी पता चलता है मौर्य साम्राज्य के विषय में। अगला है, इनका राजनीतिक विस्तार कहाँ तक था? तो सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पश्चात उत्तरी पश्चिमी भारत में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। याद रखिएगा 326 में सिकंदर ने आक्रमण किया था। मगध में भी इस समय नंदी वंश घनानंद अग्रमीज का शासन चल रहा था। कौन है नंदवंश? घनानंद। अत्यधिक कर रोपण से जनता क्या थी? त्रस्त थी। धनानंद ने दरबार में तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त आए हुए थे। अपमानित होने पर चाणक्य, कौटिल्य, इनका ही नाम है, इनको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के ये सभी नाम है, प्रतिज्ञा लिखी वह नंदों का समूल नाश कर देंगे। फिर क्या हुआ देखिए, राजकीलम खेल देखते हुए वह चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए और एक शिकारी से 1000 कृषाण मुद्रा में इसे खरीद लिया और तक्षशिला लाकर सैन्य प्रशासन और राजनीति की समझ प्रदान की। देखिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में लेकर आए और किससे लेकर आए थे? एक शिकारी से, और फिर उनको सैन्य प्रशासन और राजनीति की समझ प्रदान की। फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविकों, मलेच्छों, खल्ल जैसी निम्न जातियों की सेना तैयार की। इनकी सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिन ने क्या? डाकुओं का गिरोह कहा है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना लाकर चंद्रगुप्त ने जम्बू द्वीप, पहले भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, को रौंद डाला। उसके पश्चात सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, फिर मगध पर आक्रमण किया। देखिए, इसमें बताया जा रहा है मौर्य वंश ने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। फिर क्या हुआ कि धनानंद के सेनापति भद्रशाल ने वीरता से मुकाबला किया, परंतु वह घनानंद सहित युद्ध में मारा गया।
317 ईस्वी पूर्व पश्चिमी पंजाब के अंतिम क्षत्रप यूडेमस ने भी भारत छोड़ दिया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने दूसरे देश से जाकर के मतलब दूसरा देश की कन्या से विवाह किया था। इसके अलावा 4 प्रांत भी उपहार स्वरूप प्रदान किए। वो कौन कौन से थे? एरिया, हेरात, आराकोसिया जिसे अभी कंधार कहा जाता है, और जुडोसिया बलूचिस्तान, और पेरीपेमसीदेई जिसे भी काबुल कहा जाता है। इसके पश्चात इसके अलावा सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने दक्षिण विजय की सूचना अहनानुर और मुरनानुर तमिल ग्रंथों से मिलती है। तमिल ग्रंथ, ये जो 2 नाम दिए हैं, इनसे भी चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं क्या है। इसके पश्चात गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में 150 ईसा पूर्व रुद्र दमन जूनागढ़ शिला अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि यहाँ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित सोपारा का अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण, हमारा अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित सोपारा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चूँकि अशोक ने कलिंग के अलावा कोई विजय प्राप्त नहीं की तथा बिंदुसार ने अपने शासन में कोई भी विजय प्राप्त नहीं की, अतः जिन स्थानों ने अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वे स्थान चंद्रगुप्त द्वारा ही विजित किए गए थे। अगला है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, महापद्मनंद ने कलिंग पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की। घनानंद के समय वह स्वतंत्र हो गया। चंद्रगुप्त ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के काल में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पहली बार पाटलिपुत्र में जैन संगीति का आयोजन हुआ था। यहाँ जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था जैन संगीति का पहला आयोजन। अगला पॉइंट क्या है कि जैन ग्रंथ राज्यावली के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत के पास श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। संलेखना पद्धति द्वारा किस शासक ने अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला हमारा पॉइंट है, अब हम अशोक के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखते हैं अशोक का काल क्या था। अशोक का काल था 273 या 269 से 232 ईसा पूर्व। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक तक्षशिला का विद्रोह के लिए रवाना हो गया था। आगे बिंदुसार ने सुशीम को राजा घोषित किया था, परंतु राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने 273 ईसा पूर्व स्वयं को राजा घोषित कर दिया। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने मगध को जीता और इसी वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ। 269 बहुत इंपॉर्टेंट ईस्वी है, इसको याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख में उसके शासन की गणना इसी वर्ष से की जाती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंड अशोक कहा गया था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। यह बात असत्य है। अगला क्या है, अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी पत्नी कारुवाकी का उल्लेख है, जो तीवर की माता थी। अगला पॉइंट है, अशोक का प्रथम विवाह उज्जैनी के शाक्य जाति के ब्राह्मण की पुत्री महादेवी से हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है, इनकी एक अन्य पत्नी तिस्ररक्षिता का भी उल्लेख मिलता है। देखिए इनकी 2 पत्नियां हो गई, कौन सी? पहली तो हो गई ये महादेवी, और ये कौन है? तिस्ररक्षिता। आगे क्या है, अशोक का पुराणों में नाम अशोकवर्धन है और मस्की शिला अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध शाक्य के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। और किस में इसका उल्लेख है? मस्की शिलालेख में। अशोक की पुत्री कौन कौन सी थी? संघमित्रा और चारुमती। अशोक के पुत्र कौन से थे? महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालौक। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टील पेंथर ने अशोक की लिपि के बारे में बताया। किन्होंने बताया था? टील पेंथर ने 1750 में, और इसकी पहचान श्रीलंका के राजा तिस्स से थी।
अगला है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की प्रतिलिपि को पढ़ा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पढ़ा था प्रिंसेप ने 1837 में और बताया था मगध का राजा अशोक मौर्य है। अगला पॉइंट है अशोक ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप, 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली। अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है किसी भी साक्ष्य में कलिंग के राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अगले ही वर्ष बौद्ध धर्म अपना लिया। किसमें? 260 ईसा पूर्व में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? अशोक ने बौद्ध धर्म में 7 वर्षीय बालक निग्रोध को दीक्षित किया। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु ने, ये इंपॉर्टेंट है, उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कुछ पॉइंट जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ उसको आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स के तौर पर नोट करते जाइए। अशोक के समय में 251 ईस्वी में मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसमें अभिधम पिटक और त्रिपिटक एक ग्रंथ की रचना हुई थी। मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। ये इंपॉर्टेंट है, 251 ईस्वी में। अगला है इसके पश्चात क्या हुआ? मोगलीपुत्तिस्य के संपर्क में आए। अंतिम समय में अशोक दीन अवस्था में बीते और 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हुई। किसमें? 232 में इनकी मृत्यु हो गई और 260 में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्या है? अशोक के प्रजा उत्थान के कार्यों की समीक्षा उसके शिलालेखों से करते हैं। अगला क्या है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक लिपि में हैं। याद रखिएगा इनके शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक तीनों लिपियों में प्राप्त हुई है। अगला हमारा पॉइंट है अशोक के 14 बृहद शिलालेख। अशोक ने कलिंग के बाद कोई युद्ध तो नहीं जीता था, उन्होंने कोई युद्ध किया ही नहीं, लेकिन इनके शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं इनके शिलालेख के बारे में। इन अभिलेखों के लेखक चापड़ नामक व्यक्ति को बताया जाता है। किसने? चापड़ नामक व्यक्ति को। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में चापक का वर्णन है। इन शिलालेखों से अशोक के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इनमें राज्य की 14 आज्ञाएं हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये अभिलेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए कौन कौन से स्थान हैं और कहाँ से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है शाहबाजीगढ़ी, पेशवार, पाकिस्तान। इसकी खोज जनरल कोर्ट द्वारा की गई थी 1836 में। इसमें 12वां पठान्तर गायब था, जिसे 1889 में हेराल्डीन ने खोजा था। दूसरा कहाँ से मिला है? मानसेहरा, हाजरा पाक से। इसकी खोज कनिंघम ने की थी। कालसी, ये याद रख लीजिए, कालसी देहरादून से मिला है। गिरनार गुजरात, एरागुडी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, घोली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा। इसमें से मानसेहरा, कालसी और गिरनार, एरागुडी, सोपारा ये इंपॉर्टेंट है और शाहबाजगढ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है देखते हैं। धौली तथा जोगढ़ को कलिंग प्रतिज्ञ पृथक शिलालेख कहा गया है। धौली और जोगढ़ शिलालेखों में 11वें, 12वें और 13वें नंबर का लेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 अलग लेख उत्कीर्ण हैं। तीसरे लेख में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, प्रादेशिक रज्जु और युक्त नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने प्रत्येक स्थान पर राजमार्गों के निकट विभिन्न राजज्ञाएं खुदवाई थीं। प्रथम राजयाज्ञा में राजकीय पाकशाला में पशुओं का वध वर्जित कर दिया था। अब केवल 2 मोर और 1 मृग ही मारा जाने लगा। 2 मोर और 1 मृग। 5वीं राजयाज्ञा में यह उल्लेख किया था कि राज्याभिषेक के धर्म प्रचार 13 वर्ष पश्चात धम्म महामित्रों की नियुक्ति की गई। 9वीं राजयाज्ञा में अशोक ने स्वर्ग की प्राप्ति का उल्लेख किया है और 13वीं में कलिंग विजय का उल्लेख किया है। ये इंपॉर्टेंट है, 13वीं में किस चीज़ का उल्लेख है। और आगे क्या है, अशोक की विदेश नीति का भी इसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख यूनान के राजा डेरियर्स से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? डेरियर। और अशोक का धम्म बौद्ध ग्रंथ राहुल वादक सूत्र से लिया गया है। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु निकाली गई यात्राएं अनुशयान कहलाती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है,
आगे का वीडियो में इसके मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में उसमें बता देंगे, और जो शिलालेख रह गए इंपॉर्टेंट उनके बारे में। तब तक आप इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए। इसके बाद हम लोग अपनी एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको आंसर बताने रहेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं आगे, वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।